क्लास 7 के प्यारे बच्चों, आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो मैं मिश्रा सर आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दो पाठ आपका किताब खत्म हो गई है, अब आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे ये बुक ले लें, ठीक है ना। व्याकरण अवनी भाग 7 यानी पाठ जो है एक आपको खोलना है, ठीक है ना। ये कक्षा 7 की बुक है, सभी बच्चे ले लें। और ये अध्याय 1 है आपका, ठीक है ना। तो आज आपको अध्याय 1 बताया जाएगा, ठीक है। तो मैं इस ग्रीन बोर्ड पर आप सबको इसमें का मेन पॉइंट मैंने लिख दिया है कि आपको इस पाठ में क्या बताया जाना है। तो ये आप बुक खरीदें और इसको अपने आप पढ़ें, क्योंकि कक्षा 7 वाले सभी बच्चे हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसमें एक एक शब्द आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बुक से आप पढ़ेंगे और आप इसको समझेंगे, ठीक है। मैं जो कठिन शब्द है मैं उसको आपको समझा रहा हूं और मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो क्लास 7 लेसन फर्स्ट यानी इसमें भाषा के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा ये मेन चीजें हैं। जैसे नंबर 1 भाषा की परिभाषा, ठीक है ना, बताई जाएगी। भाषा के प्रकार, भारतीय भाषाएं, बोली, भाषा और बोली में अंतर क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण की परिभाषा आपको बताई गई है, व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं। तो ये 8 पॉइंट इसमें मेन आपको बताए गए हैं। ये मैं आपको पहले भाषा की परिभाषा बताने का प्रयास करता हूं। बेटा देखिए, जैसे भाषा बना किससे है। भाष शब्द संस्कृत का शब्द है, ठीक है ना। इसे धात कहते हैं भाष को। भाष मीन्स होता है बोलना, आपकी बुक में भी दिया गया है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी यानी बोलना या व्यक्त करना, ध्वनि के समूह का उच्चारण करना, ठीक है ना। भाष मीन्स होता है बोलना, जो हम बोलते हैं, ठीक है, वही भाषा हो जाती है, उसी को हम भाषा कहते हैं। आइए हम भाषा की परिभाषा समझें। परिभाषा देखिए आपके बुक में दिया गया है। भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर और पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपको बोल करके समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपनी भावनाओं को, अपनी बात को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो है मौखिक भाषा हुई, ठीक। तो और जब हम उसको जो है लिख करके बताते हैं, जैसे ग्रीन बोर्ड पर आपको लिख करके बता रहे हैं, तो ये लिखित भाषा हो गई, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको याद कर लेनी है बुक से, ठीक। भाषा के प्रकार, ठीक है। दूसरा है भाषा के प्रकार। तो 2 भाषाएं इसमें हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। कोई पूछता है भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा के 2 प्रकार। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक मुंह से बोले जाने वाली, मुख से बना है मौखिक, मुंह मौखिक मुंह से बोली जाने वाली, यानी मुंह से जो हम बोल करके जो बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं, वह मौखिक भाषा होती है। इसी को आपकी बुक में दिया गया है। भाषा के जिस रूप से बोलकर भावों को प्रकट किया जाता है तथा सुनकर समझा जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित का मतलब लिखकर। भाषा के जिस रूप से लिखकर भावों को प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे इस ग्रीन बोर्ड पर यहाँ पर लिखा गया है भाषा की परिभाषा, ठीक। अब आप इसको वीडियो में देख करके आप इसको कभी भी पढ़ करके समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये आपकी मौखिक भाषा हुई और लिखित भाषा। अब आइए भारतीय भाषाएं, अगला पॉइंट है आपका भारतीय भाषाएं। हम सब भारतवासी हैं, भारतीय भारत की, ठीक है। भाषाएं कौन कौन सी हैं,
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और इसमें जो है भारत में 22 भारतीय भाषाओं को संविधान के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई है। कौन कौन सी भाषाएं हैं ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको पढ़ करके आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। हिंदी और उसकी बोलियां। आगे है बोली क्या है, ठीक है ना। आइए बोली के बारे में समझें। हिंदी के अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोलियां बोली जाती हैं। बोली हम उसे कहते हैं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन इसकी कोई लिपि नहीं होती है, यानी इसको लिखा नहीं जाता है, इसे बोला जाता है और समझा जाता है। तो ये है बोलियां जो कुछ क्षेत्र में ही बोली जाती हैं। जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में ब्रजी है, अवधी है, ये भी बोलियां ही हैं। तो इस प्रकार से बोली की कोई लिपि नहीं होती और यह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा की लिपि होती है और यह एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये भाषा और बोली में अंतर हो गया, ठीक है ना। भाषा विस्तृत क्षेत्र में जो है बोली जाती है, यानी इसका क्षेत्र बड़ा होता है, और बोली जो है यह बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, तो ये समझ में आ गया ना। बोली किसी क्षेत्र के अंदर ही प्रयोग की जाती है, ठीक है ना, ये विस्तृत क्षेत्र में नहीं प्रयोग की जाती। आइए अब आपका है लिपि, ठीक है ना। लिपि क्या है? कोई भी भाषा जिस जो है उसमें लिपि में लिखी जाती है, यानी जो उसके चिन्ह होते हैं, जैसे हिंदी में आ से लेकर ज्ञ तक, अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक, ये जो अक्षर हैं इनके लिखने की जो विधि है, जो उसके चिन्ह हैं, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लिपि कहते हैं, ठीक है ना। यानी किसी भी भाषा की लिपि वह होती है जिसमें हम अक्षर को क्या करते हैं, अक्षरों को लिखते हैं, यानी जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे अपनी हिंदी जो है, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी। और अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। ठीक, तो इस प्रकार से हर भाषा की अपनी लिपि होती है, लेकिन बोली की कोई लिपि नहीं होती। अब आइए, अब आपका अगला पॉइंट है व्याकरण, ठीक है ना। व्याकरण क्या है? तो ये आपकी बुक में ये पूरा दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि वह शास्त्र या विद्या भी आप कह सकते हैं। ज्ञान, वह विद्या, वह शास्त्र, ठीक है ना। माने वह नियम, वह शास्त्र जिसमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, समझने और लिखने की विधि का ज्ञान होता है। विधि में तरीका ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। यानी वह शास्त्र, वह विद्या, ठीक है ना, जिसमें ये बताया जाता है कि हम इस भाषा को कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, बोलने का तरीका और लिखने का तरीका, जिस शास्त्र में बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। व्याकरण का काम क्या है? ठीक है, किसी भाषा की ध्वनियों, वर्णों, शब्दों, शब्दांशों आदि का ज्ञान कराकर वाक्य रचना की उचित विधि बताना, ताकि हम बोलने और लिखने में भाषा के शुद्ध रूप को प्रयोग में ला सकें, ठीक है। यानी वो सब नियम इसमें दिए रहते हैं, किसी भाषा को कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसको बोलेंगे, कैसे समझेंगे, ये सारी चीजें जो है व्याकरण के अंतर्गत दिया रहता है। एक लाइन में आपको परिभाषा लिखनी है तो आप इस लाइन को लिख सकते हैं और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। ठीक, एक लाइन में भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान
कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। अगर व्याकरण का ज्ञान है तो आप अगर हिंदी बोल रहे हैं या अंग्रेजी बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो आपको व्याकरण का ज्ञान है तो आपको जानकारी हो जाएगी कि हाँ यह वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है। ठीक है, व्याकरण का ज्ञान न रहने पर हम आप अशुद्ध भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन व्याकरण का अच्छा ज्ञान रहेगा तो हम ना तो अशुद्ध बोलेंगे और ना अशुद्ध लिखेंगे ही। ठीक, अब आइए अंतिम है आपका व्याकरण के अंग। अंग का मतलब होता है भाग। जैसे हमारा आपका शरीर है ना, तो शरीर के कई पार्ट हैं। सिर है, ठीक है ना, सिर है, फेस है, ठीक, ये आपका जो है निचला भाग है, पैर है, हाथ है, ठीक है, तमाम अंग हैं। ऐसे ही व्याकरण के भी अंग हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं जो आपके बुक में दिया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं साइड में आपको समझा रहा हूं। व्याकरण का अंग नंबर 1 है वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। ठीक है ना, तो पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार का मतलब ही होता है, वर्ण मीन्स अक्षर। अक्षर तो सब जानते ही है ना, तो वर्ण का मतलब अक्षर। वर्ण विचार के अंतर्गत व्याकरण में हम वर्ण के बारे में जानते हैं कि अक्षर जो ध्वनियों का जो है जो चिन्हों का प्रयोग होता है वो किस ध्वनि के लिए कौन से अक्षर का कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी वही लिपि, ठीक है, तो प्रयोग होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, उसमें जैसे स्वर है, व्यंजन है, ठीक है ना, आदि आदि, उसके बारे में हम जानते हैं। फिर दूसरा नंबर है शब्द विचार। शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है ना, आप जानते हैं ना कि कई अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है। ठीक, तो शब्द कैसे बनते हैं, ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, इसका जो है इस अंग में हम शब्दों के बारे में जानते हैं। और तीसरा नंबर है वाक्य विचार। जैसे आप सब जानते हैं कि कई शब्दों के मिलने से जो है वाक्य बनते हैं, ठीक है ना, और जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक, किसी बात कोई समझ में आती हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वाक्य है। तो इस वाक्य विचार में, विचार का मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी विचार करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक, तो वाक्य विचार, उसके बारे में सोचना। वाक्य विचार, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनको एक दूसरे में कैसे परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। ठीक है ना, जैसे आप सब जानते हैं, आप साथ में पहुंच गए हैं कि एक होता है मीन्स साधारण वाक्य, फिर प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है ना, तो आदि आदि जितने प्रकार के वो होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। फिर एक दूसरे को हम कैसे एक वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलते हैं, ये सारी चीजें वाक्य विचार के अंतर्गत आपको बताई जाती हैं। और यह आप जो है डिटेल में अगले पाठ में, अगले जो है कक्षा में पढ़ेंगे। इस पाठ में आपका इतना ही है। धन्यवाद आप सब।